कर लोगे ना? कर पाओगे ना? ठीक है। तो ट्वेल्थ का वेटेज रफली 60% होता है। 11th का वेटेज रफली 40% होता है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल जीरो भी अगर है, ठीक है, बिल्कुल अगर जीरो भी अगर 11th में है ना, तो भी बहुत स्कोप है। तो भी बहुत स्कोप है, ठीक है ना? और रही बात बीच में, थोड़े बहुत कंसेप्ट ऐसे होंगे जो पुराने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका जो यूजेज होगा या फिर जो कंसेप्ट होंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे। ठीक है। अगर मान लो तुम्हें एट द टाइम वो क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई क्लास के बाद सिर्फ बता दो कि ये कंसेप्ट क्या था। इतना बता दो कि तुम उस क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन कर पाओ। बस तुम्हें उतना सीखना है। पुराना अगर कोई कंसेप्ट अगर यूज हो रहा है तो बहुत ही माइन्यूट से यूज होगा। ठीक है ना? पढ़ लेना, 1 साल बाकी है यार। बात से लग गए हो बात करने के? हाँ, 1 साल पढ़ लो बस। 1 साल के बाद आराम से फिर जो करना करते रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। ठीक है। क्या करना है तुम्हें पता है ना? बस 4 चीजें जो मैं बोलता हूँ। लेक्चर अच्छे से अटेंड करो। लेक्चर के जितने भी डाउट्स हैं पूछ लो क्लास के बाद, अगले दिन। होमवर्क है, होमवर्क करो। होमवर्क के जो भी डाउट्स हैं पूछ लो। बस कुछ मत करो तुम, बस ये 4 चीजें करते रहो और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देखो, लेक्चर के डाउट्स आए पूछो, होमवर्क करो, होमवर्क के डाउट्स आए पूछो। बस यही चीज रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना तुमको। अपना दिमाग मत लगाओ। फोन अभी भी चला रहे हो तो बंद कर दो, चला रहे हो तो, है ना? बाकी नहीं करना हो तो मत करो, मर्जी तुम्हारी। चलो, अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स अपन कर लेंगे अभी। थोड़ा सा नया नया आया तो थोड़ा फील आएगी। ठीक है। मैट्रिसेस कर रहे हैं, 12th के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड्स में आएंगे। अच्छे से सुनना। एनसीईआरटी पहले लिए अपन लगाते चलेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस मोस्टली शायद मैं 2 या 3 महीने में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ताकि तुम लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा। तो पहले लिए करते रहना और बस छुट्टी मत मारना यार। छुट्टी मारोगे तो यार मतलब मुश्किल काम है फिर मेरे लिए। ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत हो आके बात कर लेना, मैं नहीं काटता हूं। मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस समझना क्या होता है? ठीक है। A set of numbers, a set of numbers in a rectangular array. A set of numbers in a rectangular array is called a matrix. मीन्स अगर हम एक सेट ऑफ नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में प्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, या 2 1 3 0 1 2, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है। मैट्रिसेस में ध्यान देना, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। मैट्रिसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। वहीं अगर तुम्हें डिटरमिनेंट का याद होगा तो डिटरमिनेंट्स में हम लोग, याद करो, सीधा स्ट्रेट लाइंस का यूज करते थे। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब समझ जाना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका मतलब सिंपली क्या होता है, एक अपना डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट याद करो हमेशा या तो 2x2 साइज के होते थे, या तो याद करो 3x3 साइज के होते थे। याद है? डिटरमिनेंट्स या तो 2x2 साइज के होते थे या तो 3x3 साइज के होते थे। बट मैट्रिसेस में ऐसा कुछ भी होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी साइज के हो सकते हैं। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इवन समझना ये भी एक मैट्रिक्स है। ना? मींस बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेट ऑफ नंबर्स लिख दो, ये सिंपली एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तीनों मैट्रिक्स दिखने में तो अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं?
2, कॉलम कितने हैं? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। इसमें रो कितने हैं? 2। रो तो 2 ही है ना। कॉलम कितने हैं? 3। रो 2 कॉलम 3, तो 2 क्रॉस 3। इसमें रो कितने हैं? 3। कॉलम कितना है? 1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। ऑर्डर से में ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ रोज इनटू कितना? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तुम्हारा क्या डिफाइन करता है? ऑर्डर डिफाइन करता है किसी भी मैट्रिक्स का। थोड़ा बताया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने होंगे? इसे इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4। 2 इंटू 2 4। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6। 2 इंटू 3। तो बताओ किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n अगर है, m क्रॉस n अगर है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू n। क्या लिख सकता हूं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ रोज इंटू कितना? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर सोचो तुम्हें किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पता है, 5 क्रॉस 4 का अगर कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 20। कहा है ना भाई। मान लो क्वेश्चन अगर होता, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस that can be formed, that can be formed using 12 identical elements, using 12 identical elements। 12 आइडेंटिकल एलिमेंट्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं? 12 आइडेंटिकल एलिमेंट्स का यूज करके तुम्हें यह पता करना है कि तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो। तो जरा सोचो क्या तरीका क्या होगा। बिल्कुल, तो अब ये डिपेंड करेगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या रखने वाले हैं। तो जरा सोचो अगर टोटल एलिमेंट्स अगर 12 होने तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 1 क्रॉस 12 और 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 6 और 3 क्रॉस 4। क्या 4 क्रॉस 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3 सोचो अलग अलग होंगे। 3 क्रॉस 3 में क्या, 3 क्रॉस 4 में क्या होगा? 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। और 4 क्रॉस 3 में सोचो 4 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। अरे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सोचो दिखने में बिल्कुल अलग है। और क्या हो सकता था? 6 क्रॉस 2। और क्या हो सकता था? 12 क्रॉस 1। तो 12 एलिमेंट्स का यूज करके हम सोचो 6 डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते थे। 12 एलिमेंट्स का यूज करके हम 6 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते थे। मानते हो? तो रुकना। अब जरा मुझे ये बताओ इसमें आइडेंटिकल, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता? कितना होता? 6। अब पता है इसमें मैंने 12 आइडेंटिकली क्यों दिए? मान लो मैंने 12 आइडेंटिकल दिए, अगर मैंने 12 डिफरेंट एलिमेंट अगर दिए होते तो आंसर क्या था? अगर मैंने 12 डिफरेंट एलिमेंट्स अगर दिए होते मान लो बाय चांस, तो उस केस में आंसर कितना आता? बिल्कुल। तो उस केस में जरा सोचो अगर मैंने 12 डिफरेंट एलिमेंट्स अगर दिए होते, तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर सोचते कि भाई उस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर क्या रखूंगा। तो ऑर्डर देने के कितने तरीके थे? 6। तो 6 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस पॉसिबल थे। अब जो भी तुम ऑर्डर सेलेक्ट करते, अब 12 डिफरेंट एलिमेंट्स को सोचो इन 12 जगह पे प्लेस करने का सोचो एक 12 फैक्टोरियल और आता। 12 डिफरेंट एलिमेंट्स को इन 12 जगह पे प्लेस करने का सोचो एक 12 फैक्टोरियल और देना पड़ता ना। सोचो 1 यहां 2 यहां वो एक अलग बनता, 1 यहां 2 यहां वो एक अलग मैट्रिक्स बनता।
रहा है सब। तो अभी के लिए मैंने क्या दिया था, 12 आइडेंटिकल एलिमेंट्स थे, तो उन एलिमेंट्स को अरेंज करने का इफेक्ट नहीं आएगा, तो सीधा आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 6। पक्का है? थोड़ा सा और देखो, अब और छाप लेना आराम से। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 12 थे, तो अपन ने आराम से गिन लिए भाई, वन दिस 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 दिस। अब मान लो 12 की जगह पर, मान लो अगर मैंने दे दिया होता 144, 144 आइडेंटिकल एलिमेंट्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, यहां तो अपन ने गिन लिए बैठ के भाई, तो इसमें थोड़ी बनाने बैठ जाते। मेरा क्वेश्चन क्या है, यहां मैंने 12 दिए थे क्वेश्चन, तो भाई अपने गिन के बता दिए भाई कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, 6। लेकिन अगर मान लो मैंने दिए होते कि भाई 144 आइडेंटिकल एलिमेंट्स के यूज करके तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो, तो फिर क्या करते? बिल्कुल। तो थोड़ा गौर करना, जब 12 आइडेंटिकल एलिमेंट्स थे, तो जो ऑर्डर बने उसमें इन पे गौर करो, 1 2 3 4 6 12, ये सबके सब सोचो क्या है, ये सबके सब सोचो क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, ये सबके सब क्या है, 12 के फैक्टर्स। याद है 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते थे? 12 क्या होता था, 4 × 3। 12 क्या होता था, 4 × 3। याद है इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते थे? किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते थे? याद करो, α+1 × β+1, तो 2+1 कितना आएगा, 3। 1+1 2, टोटल नंबर डिवाइसेस कितना आएंगे, 6। 11th पढ़ाओ, कोई भी नंबर अगर है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर कितना, गामा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितना आते, α+1 β+1 इंटू कितना, गामा+1। देखो जैसे ये पुराना लॉजिक आया, तो तुम्हें बस इतना समझना है, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो अभी के लिए रट लो, इससे ज्यादा यूज नहीं होगा पुराना। अब ये मत सोचना कि भाई ये मेरे को पुराना नहीं आता, पूरा मैट्रिक्स चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं सोच, है ना? इतना है उतना समझ लो, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उस टाइम के लिए रट लो, फिर क्लास के बाद पूछ लो कि इसे इसमें क्या था। ठीक है ना? ठीक है, तो जैसे अपने सीखा था कि किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूले से निकालते थे। जैसे 12 है, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितना आएंगे, 3 इंटू 2 6। देखो कितने ऑर्डर पॉसिबल आए, 6। तो अगर सोचो क्वेश्चन होता 144 एलिमेंट्स होते, कितने एलिमेंट्स होते, 144। 144 एलिमेंट्स होते तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनते, 144 के प्राइम फैक्टर्स लिख दूं, तो कितना होता, 16 × 9, 16 इंटू कितना, 9। चला, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आएंगे, 15। तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर कितना आता, 15। नहीं आया, है ना? जैसे को क्वेश्चन एक है, बट तुम्हें वैरायटी समझ में आनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, अगर ये बड़ा होता तो क्या करते, समझे ना? आ रहा है ना? कोई चीज नहीं आए तो पूछ लेना भाई, है ना? है, कल की बात और है बस, और बजे है पक्का। चलो आगे, अब ले गया, हो गया अभी।
भेज दिए। आगे चले, चलो और देखें। शांत, ठीक ना। किसी भी मैट्रिक्स में, शांत, ठीक है, पहला कंसेप्शन में आए ना, ठीक ना। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए ऑफ आई जे। ए ऑफ आई जे ये डिनोट करता है रो नंबर, ये डिनोट करता है कॉलम नंबर। जैसे ये एलिमेंट क्या होगा, ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये डिनोट करता है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ये कितना 3 1, 3 2, और ये कितना 3 3। समझ में आता है। ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, पक्का। अब इसमें गौर करना, कुछ चीजें जो तुम्हें याद होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। और डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स में अच्छी बात क्या होती है, आई और जे दोनों कैसे होते हैं, बराबर। यहां पर आई और जे दोनों तुम्हारे कैसे होते हैं, बराबर। देखो दोनों 1 1, दोनों 2 2, दोनों 3 3। समझे, ये पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है। पता है। इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है। देखो जे हमेशा आई से बड़ा है, 2 बड़ा 1 से, 3 बड़ा 1 से, 3 बड़ा 2 से। तो ये वो हिस्सा है जहां पे जे की वैल्यू क्या होती है, आई से बड़ी। और इस हिस्से में देखो, इस हिस्से में आई तुम्हारा क्या है, जे से बड़ा। पता है। तो इसमें सर ना क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं, और करना। जैसे फॉर्म अ मैट्रिक्स, फॉर्म अ मैट्रिक्स विथ पहला ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड ए ऑफ आई जे इक्वल टू आई प्लस जे फॉर ऑल आई कॉमा जे। देखो सबसे पहले तुम्हें ये पढ़ना आना चाहिए, लिखा क्या है। हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। देखो पहले समझने पे फोकस किया करो, अगर तुम्हें समझ में आ चुका है तो छापने पे जाया करो, ठीक है ना। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than लिखना। अगर तुम समझ चुके हो तो बिल्कुल छापना स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर तुम उन व्यक्ति में से हो जिसको थोड़ा धीरे समझ में आता है तो समझने पे ज्यादा फोकस करो, भले ही जगह छोड़ दो, क्लास के आखिरी आधे घंटे में बैठ जाओ, क्लास के बाद छाप लो नोट्स, है ना। तो देखो एक मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। और ये क्या कह रहा है, जो आई जे एलिमेंट है उसको हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ए ऑफ आई जे विल बी इक्वल टू आई प्लस जे फॉर ऑल आई कॉमा जे। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, हर आई जे के लिए ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 का अगर तुम मैट्रिक्स बनाओगे तो जरा सोचो, ये क्या आएगा, ए 1 1, क्या आएगा, ए 1 1। जहां आई भी 1 है और जे भी कितना है 1, तो इसके लिए क्या होगा, आई और जे दोनों 1 रख दे, ये कितना आएगा 2। ये एलिमेंट कौन सा होगा, एलिमेंट कौन सा होगा जल्दी बताओ, ए 1 2, तो ये कितना आएगा 3। ये कितना होगा, ए 2 1 3, ये कौन सा होगा, ए 2 2 4। बहुत ही सड़ा है क्या। इसी में एक और देख लो, मान लो अगर इसी का सेकंड पार्ट होता, फॉर्म अ मैट्रिक्स, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 where a of ij, where a of ij is equal to I whenever I is greater than j, I plus j whenever is j greater than I, and I minus j whenever I is equal to j. Form a 3 cross 3 matrix, ठीक है, where every element follows this relation. तो अगर सोचो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो देखो सबसे पहले सबसे आसान कौन सा होता है, डायगोनल वाला। डायगोनल में क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, जे, और आई इक्वल टू जे रखोगे और ये रिलेशन यूज करते तो जरा सोचो ये हमेशा क्या बनेगा, 0। नहीं चला,
आई और जे दोनों बराबर हैं तब ये रिलेशन यूज करना है, और आई और जे दोनों अगर बराबर हैं तो इसके लिए हमेशा कितने आएंगे, 0। ये कौन सा हिस्सा होता है, जब जे बड़ा होता है किससे, आई से, तो ये रिलेशन यूज होगा। तो 1 2 में दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 3, 1 3 में दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। 2 3 में दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 5। ये कौन सा हिस्सा होता है, जब आई बड़ा होता है जे से, जब आई बड़ा होता है जे से तब हमें क्या यूज करना है, सिर्फ आई। ये कौन सा है 2,1, यहां बड़ा आई कितना आएगा 2। ये कौन सा 3,1, ये कौन सा है 3,2। बेसिक है, आ रहे होंगे, दिक्कत आ रही क्या, ठीक है। तो अगर हमें कोई मैट्रिक्स अगर देना होगा तो वो हो सकता है हमें कुछ इस टाइप का रिलेशन दे दे ए आई जे में, तो इससे हम लोग सीधा मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, नहीं आ रहा क्या। तो रहा है ना, दिख रहा है पीछे। आगे दोस्तों, बस बात नहीं करो, अगले देखना, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, पहला होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स नाम से शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑल दोज मैट्रिक्स, all those matrices which have a single row, which have a single row, वो सारे मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये, ठीक है, वो सारे मैट्रिसेस जिसमें एक सिंगल रो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला अपना आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, all matrices with a single column, all matrices with a single column, क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा होगा 1 2, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सोचो जरा, कुछ जरा सोचो, कॉमन सेंस है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, जो दिखने में हॉरिजॉन्टल हो, जो दिखने में कैसा हो, हॉरिजॉन्टल। एक आधा एग्जांपल सोचो, कुछ समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या है, दिखने में हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो सोचिए दिखने में हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि इसके सोचो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज कम है, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी ग्रेटर देन कितना, नंबर ऑफ रो।
इसके कॉलम ज्यादा है, रोज कम है, तभी तो दिखने में हॉरिजॉन्टल है। नहीं, आया। तो अगला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। 102156, दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसे मारा होगा, अगला क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स खुद बताओ क्या होना चाहिए, यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो, सेम। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। 3 4 2 5 6 0 1 5 4 1 3 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे कैसे हो, सेम हो। ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, 2 क्रॉस 2 का। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2। अगला वाला कितने का है, नंबर ऑफ रोज भी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1, तो ये कितने का, 1 क्रॉस 1 का। और ये कितने का है, 3 क्रॉस 3। बताओ डिटर्मिनेंट्स किन का डिफाइंड होता है, किन मैट्रिसेस का डिफाइंड होता है। डिटर्मिनेंट्स हम लोग जो निकालते थे वो किन मैट्रिसेस का निकालते थे। डिटर्मिनेंट हम लोग हमेशा किसका निकालते थे, याद करो, स्क्वायर मैट्रिसेस का। डिटर्मिनेंट याद आया ना कुछ, डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड, डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल होते हैं। जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालने को कभी तुमसे नहीं बोला जाएगा, ना तुम निकाल पाओगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना। तो बोलो आगे चले। अगला होता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स, होता है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है that a of ij is equal to 0 और all I not equal to j। इसको देखना, समझो ये क्या कहना चाहता, सॉरी मैं भूल गया। all those square matrices, all those square matrices where a of ij is equal to 0 for all I not equal to j, मीन्स वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि हर एक वो एलिमेंट 0 होगा जहां पर i और j बराबर नहीं है। याद करो 3 क्रॉस 3 में i और j बराबर कहां कहां नहीं होते थे, सोचो तो यहां पर i और j बराबर होते थे, ना तो यहां बराबर होते थे ना तो यहां बराबर होते थे। तो जहां जहां i और j बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे होंगे, 0। सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे होंगे, 0। और ये तुम्हारे क्या होंगे, ए बी और सी। दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, मींस जहां पर डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए, 0। थोड़ा गौर करना, तो स्टेटमेंट है वो मैंने क्या दिया है कि भाई हर वो एलिमेंट 0 होगा जहां पर i और j बराबर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि जहां पर i और j बराबर है वहां पर क्या होना है, ऐसा कहीं लिखा है कि मैंने यहाँ पे i और j बराबर है वहां पर क्या होना है, कि वहां 0 होना है कि नहीं होना है, ऐसा कुछ लिखा है क्या। और जो चीज नहीं लिखी होती हम लोग क्या मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसका कहना बस ये है कि भाई ये जहां पे i और j बराबर नहीं थे वहां पे चीजें पक्का 0 होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो इसको मतलब नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे।
तो समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जीरो भी आ सकते हैं। क्या क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? आ रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसने कंडीशन क्या की कि भाई ये सारे जीरो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जितना लिखा है उतना ही मानो, है ना? आया थोड़ा बहुत। देखना कई बार डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में भी डिफाइन करते हैं। जैसे अगर डायगोनल लिख दिया है सर, डायगोनल ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, डायगोनल ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये इनडायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी, जीरो 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 जीरो। आ रहा है, जितने एलिमेंट उसको रखने हैं वो यहां दे देगा, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाए कि ये बेसिकली इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं लिखा डायगोनल ऑफ 5,3, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? ये 5, ये 3, बाकी दोनों कितने हैं? 0। आना कुछ तो बोलो। क्या? आ रहा है ना? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी का डिटरमिनेंट कितना आएगा? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब इसका डब्बा, इसका डब्बा मतलब बेसिकली इसका डब्बा पूछा गया, ए बी सी, जीरो 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 जीरो, कितना आएगा? अरे ए बी आएगा, क्रॉस से खोल दो ए बी सी, बाकी ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, याद है ना? याद है मैंने ऐसा? चलो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बड़ा अच्छा आया, सीधा प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ये सीधा क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। आ रहा है नहीं? ये तो रही क्या? वाह, भाई चल रहा है ना? आगे तो रही हो ना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या? आवाज तो बोलो कुछ। हाँ, चलो आगे, तक आया नहीं आया? अगले देखना। जाओ, अगला होता है अपना, देखना डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगले देखना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है all those diagonal matrix, all those diagonal matrix where a of ij
इक्वल टू के व्हेनेवर आई इक्वल टू कितना जे। और ऑल आई इक्वल टू जे। सोच पा रहे हो क्या लिखा है? ए ऑफ आई जे की वैल्यू सम स्केलर होनी चाहिए जब जब आई और जे बराबर होंगे। जब जब आई और जे बराबर होंगे उन सब पॉइंट्स पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? कुछ सेम स्केलर कांस्टेंट की आएगा। मतलब एक तो मैट्रिक्स को डायगोनल होना पड़ेगा, एक तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा? डायगोनल। और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे होने पड़ेंगे? कुछ के द सेम कांस्टेंट। तुम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। है ना? समझ जाओ, थोड़ा बताया। मुझे बताओ, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू है? बात है। अगर तो जो डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स का तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब वो स्क्वायर होगा। तो जो क्या इस मैट्रिक्स का डायगोनल डिफाइंड हो सकता है? मैट्रिक्स का डायगोनल डिफाइंड भी नहीं हो सकता। तो अगर मैट्रिक्स का डायगोनल डिफाइंड करना है तो पक्का उसको पहले स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा। क्या इसकी डेफिनेशन में भी था? याद करो, ऑल दो स्क्वायर मैट्रिसेस। कॉमन सेंस है, याद रखने की जरूरत नहीं है। डायगोनल तभी डिफाइन कर पाओगे जब मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू, क्योंकि स्केलर तभी होगा जब डायगोनल होगा और डायगोनल तभी होगा जब स्क्वायर होगा। ठीक है ना? पक्का? आगे चले। अगला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। बस बात कम करो। तो इसमें क्या होता है? ऑल दोस स्केलर मैट्रिसेस where k is equal to 1, all those scalar matrices where k is equal to 1 is called an identity matrix। ऐसे में आओगे वो सारे स्केलर मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए। डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1। ये हो गया, ये हो गया। इन सबको हम लोग क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट कुछ तो अलग होना चाहिए, दोनों को सेम मैट्रिक्स तो नाम दे नहीं सकते। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं I2 और इसको हम लोग नाम देते हैं I3। शायद समझ में आ गया हो क्यों? दो ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का इसलिए I2, 3x3 ऑर्डर का इसलिए I3। समझ गए ना? पर दोनों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। क्या तुम बता सकते हो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोचो हमेशा बनाएगा। देखो, इसका भी 1, इसका भी 1। सोच पा रहे हो ना भाई? कितना को अगले लिखना। अगला होता है अपना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, ना कि जीरो से। ठीक है ना?
जीरो नहीं है, ओ है ना। मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स को मैं डिनोट किया किससे, कैपिटल ओ से। और इसकी डेफिनेशन होती है दैट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 और ऑल आई कॉमा जे। ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे। तो मुझे बताओ क्या ये एक नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्या ये एक नल मैट्रिक्स है कि नहीं है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है भाई, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए क्या होगी, 0, चाहे आई और जे कुछ भी हो, फॉर ऑल आई कॉमा जे, हर आई जे के लिए हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। बताओ क्या ये एक नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्या ये एक नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, सोच लो। ये पक्का मैं मैंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भाई ऑल दो स्क्वायर मैट्रिसेस जहां पर ये चीज ट्रू हो, लिखा है क्या, मीन्स फर्क ही नहीं पड़ता कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर का हो बशर्ते बस सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक नल मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सोचो उसको स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और स्केलर होने के लिए स्क्वायर होना पड़ेगा। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस हमेशा समझना स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड होते हैं, बट नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के लिए डिफाइन किया जा सकता है। डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, ये बता रहा है ना, ठीक है, लिख लेना, कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, नल मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। आगे तो अगला अपना आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बना के दिखाता हूं, उससे बताना फिर डेफिनेशन क्या होगी। अगर कोई मैट्रिक्स कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, है? इसका अपर ट्रायंगल वाला पार्ट कुछ है और नीचे ट्रायंगल वाला पार्ट कैसा है, 0। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या लिखूं, लिखो बताओ, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन, जब जब आई जे से बड़ा होगा, जब जब आई क्या होगा, जे से बड़ा, वो सारे एलिमेंट्स क्या कर दो, 0 कर दो। और ध्यान देना मैंने बाकी के लिए कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस बाकी कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स ये वाले एलिमेंट 0 भी हो सकते थे और नॉन 0 भी हो सकते थे। कंडीशन बस कितनी है कि भाई लोअर वाले सारे 0 हो जाए, बस कंडीशन इतनी है, बाकी ये कुछ भी होते रहे, ये अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। बताओ एक 3x3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि देखो लोअर के 3 तुम्हारे कैसे हैं, 0, ये कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन ये है कि ये वाले 0 होने चाहिए। आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर तुम इसका आप हो गया तो एक सुन लो थोड़ा, अगर हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकाले बड़ा अच्छा आएगा, इसी 0 0, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें, रसूल से निकाल दो, रसूल आता है ना, बताया कि नहीं बताया, हाँ करे, चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहां 2 0 दिख रहे हैं, यहां 2 0 दिख रहे हैं, इसको खोल दे, याद करो, प्लस माइनस प्लस,
तो एफ के ऊपर आएगा और कितना आएगा AD माइनस का 0 हमारा A इंटू D इंटू एफ। मुझे अच्छा दिख रहा है? सीधा क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। नहीं चला क्या? कुछ में आ रहा है? क्या वो नहीं डालता क्या? बेटा तू नहीं आला? पक्का ना? बन रहा है ना भाई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ये जो नीचे वाले तीन होते हैं वो तुम्हारी कैसे होनी चाहिए? 0। तो बताओ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा? ऊपर वाले कैसे जाएंगे? 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ दिखने में ऐसा होगा, ABCDEF 0 0 और 0। इस लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट नॉन जीरो हो सकते हैं और ये कैसे होंगे? 0। डेफिनेशन क्या लिख दूं? A of ij will be equal to 0 for all j greater than कितना? I। तो शायद ये भी समझ में आ रहा होगा। इसका डिटरमिनेंट d कितना आएगा? A इंटू d इंटू कितना? C। सीधा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट सीधा कितना आता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। थोड़ा बहुत तो डिटरमिनेंट आता है ना तुम लोग को? क्या था? ऐसा कुछ याद आ रहा हो? क्या था? क्या आ जाए? क्या बोला? तो आगे क्यों नहीं बैठे? मैं सब से ही सोच रहा हूँ। नया साल नए रूल्स। हाँ चलो, बात नहीं करते रहे तो बढ़िया बैठे रहो। इस दिन बात कर लिए तुम्हें पता है ना फिर साल भर क्या करना है। कुर्सियां भी नहीं है हमारे पास, बैठना पड़ेगा। यहाँ तक आया? पक्का? आगे चले? हमारा अब थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। अगला अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना क्या होता है? ठीक है, ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है और कंडीशन ये होती है A of ij should be equal to A of ji for all I comma A of ij should be equal to कितना? A of ji for all I comma j। हर I comma j के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है भाई ये क्या वाला है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाद में छाप लेना। मान लो अगर मैं I और j दोनों 1 रख दूं, I और j में दोनों क्या रख रहा हूं? 1। तो सोचो यहां क्या बनेगा? A11। और I और j दोनों 1 अगर मैं यहां भी रखूंगा तो ये भी कितना बनेगा? A11। तो भाई ये तो इसके बराबर होता ही है। अगर मैं I और j दोनों 2 2 रख दूं, दोनों क्या रख दूं? 2 2, तो सोचो क्या बनेगा? A22 इक्वल टू कितना? A22।
अगर मैं आई और जे दोनों 3 3 रख दूं, क्या बनेगा बताओ? A33 इक्वल टू कितना? A33, तो होना ही था। अब अगर मान लो आई में 1 रखता और J2 रखता, आई 1 रख रहा हूं और J के रख रहा हूं 2, यहां कितना बनेगा बताओ? A12, और यहां कितना बनेगा? A21। मतलब A12 की वैल्यू A21 के बराबर आनी चाहिए। I1 और J3 रख दूं, I1 और J3, तो जरा सोचो ये बनता। I2 और J3 रख दूं, I2 और J क्या रख दूं? 3, सोचो ये बनता। अब अगर मैं इसकी मदद से एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहूं, गौर करना, ये क्या कह रहा है? A11 A11 के बराबर होना चाहिए। तो भाई A11 में कुछ भी रख दूं वो तो हमेशा ही होगा। A11 में कुछ भी रख दूं वो हमेशा इसके बराबर तो होगा ही होगा ना। मीन्स यहां में कुछ भी रख दूं चलेगा, यहां में कुछ भी रख दूं चलेगा, यहां में कुछ भी रख दूं चलेगा। देखो ये तीनों कंडीशन तो ट्रू हो गई। मान लो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां अगर मैं रखता D, तो जरा सोचो 1 2 अगर तुमने D रखा तो 2 1 को भी क्या रखना पड़ेगा? D। 2 1 को भी क्या रखना पड़ेगा? D। अगर तुमने 1 3 में रखा तुमने F, तो सोचो 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां भी तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? F। अगर तुमने 2 3 में रखा G, अगर तुमने 2 3 में क्या रखा? G, तो सोचो यहां भी तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? G। तो ये एक स्टैंडर्ड या जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, जहां पर डायगोनल वाले एलिमेंट्स, सोचो कुछ भी हो जाए, फिर डायगोनल वाले एलिमेंट्स कुछ भी रख दो चलेगा, लेकिन डायगोनल के इर्द गिर्द ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए ये तुम्हारे कैसे होने चाहिए? सेम। तो यहां पर तुम कुछ भी रख दो चलेगा, बट डायगोनल के अबाउट ये जो एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगोनल। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानोगे कैसे? कि इसमें डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा, बस ये वाले एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे दिखने चाहिए? सेम। पहले मुझे बताओ, इधर देखो, बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये सिमेट्रिक है कि नहीं? डायगोनल में कुछ भी चलेगा, ये तुम्हारे कैसे होने चाहिए? सेम। 0 1 -2 3 3 1 1 2 2, सेम है। देखो डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा, ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। These are examples of symmetric matrices. थोड़ा बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। इस डायगोनल में कुछ भी प्लेस कर दो चलता है, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या? तो बोल दो। थोड़ा बताया। कब लिया? क्या कब लिया? कल से भले आ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ। अगले लिखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक था, इसकी डेफिनेशन होती है all those square matrix, all those square matrix where A of ij equal to minus of A of ji or all I comma j. A of ij is equal to कितना minus of A of ji और all I comma j. हर I comma j के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, वापस से जैसे हमने वहां किया था वैसे करने की कोशिश करें। पहले मैं I और j दोनों 1 1 रख दूं, बोलो क्या आएगा। I और j दोनों 1 1 रखते हैं तो कितना आता है, A of 1 1 इक्वल टू कितना माइनस ऑफ A of 1 1। I और j दोनों 2 2 रख दे, I और j दोनों 2 2 रख दे, I और j दोनों 3 3 रख दे। हो गया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, I1 J2 रख दूं, I1 J2 क्या था, I1 J3 रख दूं, I2 J3 रख दूं, बोलो मैंने क्या कर दिया। अब मुझे बस इतना बता दो, ये चीज ट्रू होने के लिए A11 को क्या करूं। कोई नंबर अपने ही नेगेटिव के बराबर कब होता है, जब वो नंबर क्या हो, 0। A11 पक्का क्या होगा, 0। A22 भी पक्का क्या होगा, 0। A33 भी पक्का क्या होगा, 0। मीन्स A11 A22 और A33 पक्का कैसे आ गए, 0। 1 1 2 2 और 3 3। अगर मैं A12 A रखता तो A21 क्या रखना पड़ेगा, माइनस A। अगर मैं A13 B रखता तो A31 क्या रखना पड़ेगा, माइनस B। अगर मैं A23 C रखता इसको क्या रखना पड़ेगा, माइनस C। दिस इज अ जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे दिखने में कैसे होंगे, इसमें डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स सारे तुम्हारे कैसे होने चाहिए, 0। और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। नहीं है ना। आना कुछ तो सब लोग। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, रो मैट्रिक्स, इसमें सिंगल रो। फिर कौन सा था, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल कॉलम हो। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम ज्यादा और रो कम हो। फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर देखा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, सेम। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 1। फिर हमने बात की नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। फिर हमने बात किया अपर ट्रायंगुलर, इसमें अपर ट्रायंगुलर के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0। फिर हमने बात किया लोअर ट्रायंगुलर। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल में एलिमेंट्स कुछ भी हो जाए बस सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम। फिर हमने बात किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0। और डायगोनल के अबाउट जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को कैसे हो, नेगेटिव। तो बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है डायगोनल वाले कैसे हैं, 0, और ये एक दूसरे के कैसे हैं, नेगेटिव। और बताओ स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, और ये एक दूसरे के नेगेटिव है। 0 एक दूसरे के नेगेटिव आता नहीं आता। चला
क्वेश्चन देखना, using the elements, -5, -4, -3, 0, 1, 2, 4, 5. Fine. Number of cross 3 matrices. Number of 3 cross 3 matrices. पहला, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है, अलाउड है। तो टोटल मैंने तुम्हें कितने एलिमेंट्स दे दिए, कितने एलिमेंट्स दे रखे, 11, 5 इधर 5 इधर और एक 0, 11। इन 11 एलिमेंट्स का यूज करके जिसमें रिपीटिशन तुम कर सकते हो, कितने डिफरेंट पॉसिबल 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो जरा सोचो, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कब बन के तैयार होगा, जब हम ये 9 ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। जो मान लो यहां पे 9 ब्लैंक्स है, जब तुम इन 9 के 9 ब्लैंक्स को फिल कर लोगे तो तुम्हारा एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। आराम से, इस ब्लैंक को फिल करने के कितने तरीके हैं, 11 तरीके। इस वाले ब्लैंक को फिल करने के 11, इस वाले ब्लैंक को फिल करने के, सबको फिल करने के 11, 11 + 11 + 11 + 11, 11 बार कितना आंसर आएगा, आएगा प्लस होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा काम खत्म कब होगा, जब एक पूरा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए। और पूरा मैट्रिक्स तो तभी फॉर्म होगा जब तुम सबको भर दोगे, और जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसी को पीएनसी पता है ना। तो हमने सिंपली क्या कहा कि एक मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए तुम्हें इन 9 ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। इसको बनने के 11 तरीके, इसको बनने के 11, सबको बनने के 11। आंसर कितना आता, 11 टू द पावर कितना, 9 है ना। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, नहीं है क्या, थोड़ा बहुत तो यूज होगा पुराना। नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कितने बना सकते हो। काम अभी भी तुम्हारा यही है, तुम्हें इन 9 ब्लैंक्स को फिल करना है। बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए इस ब्लैंक को फिल करने के कितने तरीके हैं। इस ब्लैंक को फिल करने का एक ही तरीका है, इसमें 0 बनना पड़ेगा। इसको बनने का एक ही तरीका, इसको बनने का एक, इसको बनने का एक तरीका, इसको बनने का एक तरीका, इसको भी बनने का एक तरीका। इसको बनने के 10 की 11, 11 की 10, 11। समझ में, यहां 0 जा सकता है ना। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या थी कि ये वाले तुम्हारे कैसे होने चाहिए, 0। इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं था, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये 0 भी हो सकते हैं। इसको बनने के 11 तरीके, इसको बनने के 11, इसको भी बनने के 11 आता ना। से कितना आता, 11 का क्यूब। आ रहा है सब। नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से थे, इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, सेम। बताओ, इस पहले इसको बनने के कितने तरीके, 11, और उसके बाद इसको बनने का एक ही तरीका, क्योंकि जो तुमने यहां भरा होगा वही तुम्हें यहां यूज करना पड़ेगा। फिर इसको बनने का भी एक, इसको बनने के 11, फिर इसको बनने का एक, फिर इसको बनने का एक, और इनको बनने के 0 से ये भी एक ही तरीका।
तब आंसर कितना आता? या क्या? आगे तुम लोग करो। नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकंड क्वेश्चन देखने का है। सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ एन क्रॉस एन ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दूं तो उसमें मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे?
है कुछ? हाँ, नहीं है क्या? देख लिया क्या? चलेगा, डी का कितना? 11 की पावर 6। अपर ट्रायंगुलर है तो इसको बनने का 0 0 0 से एक एक तरीका। यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, तो 11 टू द पावर कितना? 6। पक्का यार है ना भाई? इसको बनने 11 तरीके, इसको भी 11, इसको भी 11। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, यहाँ कुछ भी भर दो, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, तो 11 11 11। यहाँ कुछ भी भर दो 11, पर जो तुमने यहाँ भरा होगा वही यहाँ भरना पड़ेगा। इसको बनने का 1, इसको बनने के 11, तो इसको बनने का 1, इसको बनने के 11, तो इसको बनने का 1, आएगा 11 टू द पावर 6। क्यों सिमेट्रिक? यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, एक एक तरीका। यहाँ कुछ भी भर दो, यहाँ उसी का नेगेटिव बनने का एक ही तरीका। देखो यहाँ बनने के 11 तरीके हैं, और देखो हर एक का नेगेटिव मौजूद है। 1 का नेगेटिव -1 मौजूद है, 5 का नेगेटिव -5 भी मौजूद है। यहाँ कुछ भी भर दो, 11 तरीके। 0 भर सकते हैं क्या? भर दो ना, तो यहाँ 0 भरोगे तो -0 जाएगा। तो यहाँ बनने के 11 तरीके, तो फिर इसको बनने का 1 उसी के नेगेटिव से, इसको बनने के 11, तो यहाँ उसी के नेगेटिव से 1, इसको बनने के 11, इसको बनने का 1, तो एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, तो यहाँ 11 11 11, तो कितना आएगा? 11 की पावर 3 आया। ये अच्छा था। 6 ज्यादा आएंगे, तो देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू कितना? 4। समझ जाओ, तो कितने डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 4 होगा। एक चीज तो कंफर्म है कि भाई यहां तो 0 0 0 जाएंगे, यहाँ पे ए बी सी जाते, और a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू, a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। अब a इंटू बी इंटू सी 4 करने के तरीके क्या क्या है? एक 1 हो जाए, तो 2 1 हो जाए, और एक क्या हो जाए? 4। 2 1 हो जाए और एक क्या हो जाए? 4। तुम्हारा क्या? और देखना, एक -1 हो जाए, एक और -1 हो जाए, और एक क्या हो जाए? 4। हो सकता है, या एक -1 हो जाए, एक 1 हो जाए, और एक क्या हो जाए? -4। मिला? या 2 2 हो जाए, और एक क्या हो जाए? 1। या 2 -2 हो जाए, और एक क्या हो जाए? 1। एक -2, एक +2, और एक -1। क्या है? नहीं यार, तो कहा। अब ध्यान देना, एक 1 हो जाए, एक 1 हो जाए, और एक क्या हो जाए? 4। क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि भाई 1 1 4 को इन तीन जगह पर अरेंज करना है। 1 1 4 को इन तीन जगह पर अरेंज करने कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 आइडेंटिकल है। आया? 1 1 4 को तुम तीन जगह अरेंज करना है, तुम्हें तीन जगह पर अरेंज करना है। ठीक है, तो 1 1 4 को तीन जगह पर अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, बट 2 आइडेंटिकल है, बाई 2 फैक्टोरियल। आता नहीं आता? आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट नहीं आता क्या? ये देख लो, 4 को प्लेस करने के कितने तरीके हैं? 4 या तो यहां जाएगा, या तो यहां, या तो यहां। तो 4 को रखने के कितने तरीके? 3। ये तो 3 ही आ रहा है, तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? 3। सिमिलरली इसको भी करने के 3 फैक्टोरियल, जिसमें 2 आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल है, इसको भी करने के तरीके होंगे 3। इसमें देखना तीनों अलग हैं, तो इन तीन को इन तीन जगह पर अरेंज करने के कितने आता? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6। इसको करने का 3। वापस से 3 फैक्टोरियल, जिसमें दो तुम्हारे कैसे हैं? आइडेंटिकल, जिसमें दो कैसे हैं? आइडेंटिकल। इसमें देखो 3 है, जिसमें दो कैसे हैं? आइडेंटिकल। इसमें देखो तीनों अलग अलग है, तो ये कितना आएगा? 6। 6 12 18 24 24 ना? आया था किसी का? आया था? ये सोच रहे थे क्या? पता नहीं, आया नहीं आया? नहीं आया क्या? हाँ? अगले कितना?
ठीक आया नहीं आया कितना n इंटू n प्लस वन बाई टू प्लस वन बढ़िया ठीक ना अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो समझ में आ रहा है इसमें n रोज होंगे और n ही कॉलम्स होंगे n रोज होंगे और n ही कैसे क्या होंगे कॉलम्स तो उसने ये पूछा है कि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एक चीज तो कंफर्म है भाई नीचे वाले तो सारे कैसे होंगे जीरो मानते हो अब जरा बताओ इस डायगोनल में तुम्हें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे n n एलिमेंट्स मिलेंगे ना यहाँ पे इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे तुम्हें n मिलेंगे इस डायगोनल के अगले वाले में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे सोचो अगर 4 क्रॉस 4 का होता मान लो अगर 4 क्रॉस 4 का होता तो इस वाले डायगोनल में तुम्हें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं 4 अगले में कितने मिल रहे हैं 3 अगले में कितने मिल रहे हैं 2 अगले में कितने मिल रहे हैं 1 इस वाले में कितने मिले 4 फिर कितने 3 फिर 2 फिर 1 तो सिमिलरली वैसे ही इस वाले में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे n अगले वाले में कितने मिलेंगे n-1 अगले वाले में n-2 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में कितने मिलेंगे 1 और इसने कहा है कि तुम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें रख सकते हो ये सारे डिस्टिंक्ट रख दूं ये सारे डिस्टिंक्ट ये सारे डिस्टिंक्ट तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम रख पा रहे हैं n प्लस n-1 n प्लस n-1 प्लस n-2 अप टू कितना 1 तक और इसका सम अपन का आता है क्या सम कितना होता है n इंटू कितना n प्लस 1 बाय 2 लेकिन सोचो एक एलिमेंट जीरो भी तो यूज हो रहा है एक एलिमेंट जीरो भी तो यूज होगा का इस n क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम लोग रख सकते हैं तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 ये वाले प्लस एक जीरो दिस विल बी योर फाइनल प्लस 1 क्यों किया मैंने सब क्या नहीं आया पूछ लो तो आ गया आगे चले आगे देखना बात तुम करो अगले लिखना इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे मतलब दो मैट्रिक्स है ए और बी तो ए ठीक है तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन 1 दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर दे शुड हैव सेम ऑर्डर एक तो भाई उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ठीक है कंडीशन 1 कंडीशन 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स should be equal corresponding elements should be equal सिंपल सी बात है दोनों की फोटो एकदम सेम होनी चाहिए दोनों की फोटो एग्जैक्टली कैसे होनी चाहिए सेम ठीक है मींस अगर एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5 और एक मैट्रिक्स अगर कितना है ए बी सी डी
और अगर ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं तुम्हारे, सेम, तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी 1, सी की वैल्यू क्या होगी 3 और डी की वैल्यू क्या होगी 5। दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो पहले तो चेक करो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है, तो इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ में आ रहा है, इसका 1 1 इसका 1 1 इक्वल होगा, इसका 1 2 इसका 1 2 इक्वल होगा, एंड सो ऑन। आ रहा है ना। तो जैसे अगर मान लो होता 2a + 1 3b 5 1 इक्वल टू 4 9 x 5, फाइंड a + b + x + y, क्या करते, फाइंड a + b + x + y। बोलो, तो सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करते हैं, तो 2a + 1 किसका होगा 4 के, बहुत सारा चल रहा है, आ रहा होगा। 3b इक्वल टू किसका होगा 9 के, a इक्वल टू कितना आएगा 3/2, इक्वल टू कितना आएगा 3/2, b इक्वल टू कितना आएगा 3, x की वैल्यू कितनी होगी 5, y के लिए कितनी होगी 1, तो a + b + x + y 3 5 8 1 9, 9 + 3/2, 9 + 3/2 कितना आएगा 21/2। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को बराबर करने के लिए सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर दो, इक्वेट कर दो। पक्का, आगे चलें। अगला, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन। देखना, दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो मैं समझ में आ रहा है वो भी एक मैट्रिक्स ही देगा, दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही देगा ना, आ रहा है। तो सबसे पहले ही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, फॉर टू मैट्रिक्स, ठीक है, और टू मैट्रिक्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, they must be they must be of same order, they must be of same order, and such matrices are called, such matrices are called comparable matrices, comparable matrices। सबसे पहली कंडीशन होती है कि भाई दो मैट्रिक्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर होना है तो दोनों को सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, तभी उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और उन टाइप के मैट्रिसेस को जिनके दोनों के ऑर्डर कैसे होते हैं सेम, उन टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस। अगर तुम्हें कहीं लिखा दिख जाए कि भाई ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, तो बताओ क्या क्या होगा। तो जैसे उसने लिखा कंपेरेबल मैट्रिसेस, तो तुम्हें ये क्लिक करना चाहिए कि भाई इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है कि दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम। जैसे अगर ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा m क्रॉस n, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस n।
क्या है? कुछ तो बोल दो। अब क्वेश्चन उठता है दो मैट्रिक्स का एडिशन करे कैसे? तो पहले तो देख लो भाई, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो बस सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। जैसे 1 और 5 का सम कितना आएगा? 6। 3 और 6 का सम कितना आता? 9। -1 और 0 का सम कितना आता? -1। 2 और 3 का सम कितना आता? 5। ठीक है? क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पकड़ो, उनको ऐड कर दो। ठीक है? आया? समझने वाली चीज ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये बोर्ड्स में आता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है? इससे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझना, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन follows commutative property, follows commutative property। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑपरेशन, सुन लो एक बार, कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो तब करता है जब ये मैटर ना करे कि हम किस ऑर्डर में चीजों को ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं a प्लस बी लिखूं, चाहे मैं b प्लस ए लिखूं, तो रिजल्ट सेम आएगा। चाहे मैं a प्लस बी लिखूं, चाहे मैं b प्लस ए लिखूं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो आराम से, तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। मींस किस ऑर्डर में तुम चीजों को जोड़ रहे हो मैटर नहीं कर रहा। जैसे समझना, मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी करें या b इंटू करें, सोचो कैसा आता है? सेम। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसा होता है? कम्यूटेटिव। बट सब्ट्रैक्शन का सोचो, सब्ट्रैक्शन सोचो, सेम आता है क्या? नहीं आता। इसलिए सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन, डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि a बाय बी और b बाय ए जनरली सेम नहीं होते। तो समझ गए? वो ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, जिसमें अगर मैं जो ऑपरेंड्स हैं उनको अगर पलट पलट दूं तो फर्क ना पड़े। जैसे यूनियन बिटवीन टू सेट्स, यूनियन बिटवीन टू सेट्स, बताओ कम्यूटेटिव होगा नहीं होगा? क्योंकि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, सोचो सेम आएगा। बट सोचो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये सोचो सेम नहीं आएगा। ए माइनस बी याद है? ए सेट में से वो एलिमेंट्स घटा दो जो ए और बी में कैसे हो? कॉमन। तो बताया। ओके? तो उन ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जिसमें ऑर्डर पलटने से ये ना बदले, है ना? मैट्रिक्स एडिशन तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बन रहा है ना? सेकेंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ध्यान देना क्या होता है? अगर मुझे मान लो एक से ज्यादा एडिशन परफॉर्म करने हैं, एक ज्यादा एडिशन अगर परफॉर्म करने हैं, तो सोचो कि क्या करता हूं। जैसे अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी करना है, तो हो सकता है कोई पहले b प्लस सी को सॉल्व करता, कोई b प्लस सी को सॉल्व करता,
इसका जो भी रिजल्ट आता उसमें वो ए ऐड कर देते। क्या हो सकता था, कोई पहले ए प्लस बी को सॉल्व करता और उसका जो भी रिजल्ट आता वो किस में ऐड कर देते, सी में। और अगर यहां मैटर नहीं कर रहा कि पहले तुम किसको सॉल्व कर रहे हो, अगर ये मैटर नहीं कर रहा कि पहले तुम इसको सॉल्व करके इसमें ऐड कर रहे हो या पहले इसको सॉल्व करके इसमें ऐड कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता, क्या नहीं पड़ता। तो इन टाइप के ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कि पहला ब्रैकेट तुम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा। सोचो जरा, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना, ब्रैकेट तुम यहां लगाओ या यहां लगाओ, ये बदल जाएंगी। क्या बोल रहा हूं, क्या रहेगा, या यूनियन ले लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, याद करो ये अलग आता था और ये अलग आता था। इसमें आया, मैट्रिक्स एडिशन तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब ये मैटर नहीं करता कि तुम पहले किन दो को सॉल्व कर रहे हो। बचपन में पढ़े होंगे तुम लोग, 10 माइनस पढ़ा होगा तब भी आया होगा, आया होगा। अगला होता है धंधना, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सब बोर्ड्स में आता है ना। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान देना क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा एलिमेंट जिसको तुम ऐड कर रहे हो, चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी की बात चले तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, प्लस। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको तुम अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐड कर रहे हो तो ये एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे। जरा सोचो ये एलिमेंट कौन होगा, ओ। मैट्रिसेस हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं, कैपिटल लेटर्स से। एक मैट्रिक्स होगा ना, एक मैट्रिक्स में तुम मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हो, एक मैट्रिक्स में तुम नंबर ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं 1352, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 ऐड कर दो, अरे इसका कोई सेंस नहीं है, दिस इज सेंसलेस। आ रहा नहीं आ रहा, आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, वो भी सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स में तुमने कुछ मैट्रिक्स ही तो ऐड किया होगा, वापस से वही आ जाए, तो ये मैट्रिक्स क्या रहा होगा, एक अपना नल मैट्रिक्स। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो और कुछ नहीं क्या होता है, नल मैट्रिक्स, वो भी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए, ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए। नल मैट्रिक्स में तो बहुत तरीके हैं ये होते हैं, तो वो नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ए के बराबर हो तभी तो ऐड हो पाएगा उससे। समझ में आया? अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि जो नंबर्स में जो मल्टीप्लीकेशन होता है, नंबर्स में जो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसमें जो समझे जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना इनटू, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 1। तुम्हारा ए इंटू में क्या करूं ताकि ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे, तो ये तुम्हारा क्या होगा 1। तुम्हारा यूनियन में तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनियन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसमें ऐसा क्या रखूं, ध्यान दें, ये सबके लिए सेम होता है, ये पूरे सेट के लिए सेम होता है, क्या होता है 5, ए यूनियन 5, सही बात है, क्या होगा 5। जो यहाँ 5 अगर मैं रख दूं तो ए यहाँ कुछ भी रखते रहूं, ए यूनियन 5 हमेशा ए तो आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, मैं बोला ना वो चेंज नहीं हो सकता, हर सेट के लिए सेम होता है, बिल्कुल
इस केस में सोचो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। जो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा ए तो आएगा, ए कुछ भी हो जाए, नहीं आया ना। ऐसा एलिमेंट ताकि मैं यहां कुछ भी रखते रहूं, इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। जो यू ही तो होगा यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा बताया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑपरेशन का, ध्यान देना, किसी भी ऑपरेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल यूनियन, इंटरसेक्शन, किसी के भी लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो बताया, बस बात नहीं करो। इसी में लास्ट होता है शान, हो गया। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ध्यान देना क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा एलिमेंट, ताकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट अपना आया था, जो आइडेंटिटी एलिमेंट अपना आया था वो आ जाए। हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का माइनस से। तो शायद से हमारा होगा एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स का अलग अलग होगा, एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स का अलग अलग होगा, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी हर मैट्रिक्स का सेम होगा। ना, एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ऑपरेशन के लिए कैसा होता है, यूनिक, बट ये चीजों के लिए बदलता है, इनवर्स। ठीक है ना, जैसे अगर हम यूनियन की भी अगर बात करेंगे, तो यूनियन वाले ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 5 रहेगा, है ना, बट इसका इनवर्स बदलेगा। मेरा कुछ भी आ रहा है, हाँ, फिर हो गया, बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ के आना है, एनसीईआरटी में मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है ना, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले सब पढ़ लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले सारा पढ़ लेना, ठीक है ना। 29 को जो तुम लोग का टेस्ट है, उसमें 11th का पूरा सिलेबस आ रहा है, पीसीएम, 11 होल सिलेबस पीसीएम, तीनों में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद, उसका एक छोटा सा सेमिनार है, वो विजी सर आ रहे हैं, जानते हो, नहीं जानते, सच में नहीं जानते, और जब तुम लोग एडवांस की प्रिपरेशन करोगे, या किसी ने कोई किताब खड़ी होगी ब्लैक बुक करके, विकास गुप्ता वाली, है क्या, नहीं खरीदी क्या, मतलब उसी से तैयारी होती है, एडवांस की तैयारी करनी हो तो वही वाली बुक लेनी होती, ठीक है ना, तो उस बुक के जो ऑथर है वो आ रहे हैं। एक बुक होती है जिसको सब लोग लगाते हैं पूरे इंडिया में, जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए, उसके ऑथर आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एससीवी है ना, एससीवी के ऑथर कौन है, एससीवी है, हाँ, वैसे ही एक वो बुक है, उसके ऑथर वो है, ठीक है। चलो।